दोस्तों शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के टाइम ऐसा कितने बार होता है कि हमने कोई शेयर खरीदा, समझो आज खरीदा, कल से शेयर का भाव नीचे आना चालू हो गया। और हमने समझो कोई शेयर बेचा, आज बेचा, बेचने के बाद कल से शेयर का भाव बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे कितने बार होता है? बहुत बार होता है। मेरे साथ भी होता है, शायद आपके साथ भी हुआ रहेगा। दोस्तों इसके पीछे 4-5 रीज़न्स है ऐसा क्यों होता है, और वो अगर रीज़न्स के आंसर्स अगर हमको मालूम पड़ गए तो हमने बेचने के बाद शेयर का भाव नीचे ही जाएगा और हमने खरीदने के बाद शेयर का भाव ऊपर ही जाएगा, अगर ये 4-5 क्वेश्चंस के आंसर हमको मालूम है तो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी शेयर का भाव बढ़ा है तो वो क्यों बढ़ा है, उसके पीछे के रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। अपोजिट साइड पे अगर कोई शेयर का भाव नीचे गया है तो वह नीचे क्यों गया है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये जाने बिना अगर हम ट्रेड करेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि वी एंड अप इन बाइंग द शेयर एट अ पीक लेवल, मतलब बढ़ने के बाद जब वो पीक टच करता है तभी हम लोग शेयर बाय करते हैं, और बेचने के टाइम नीचे नीचे जाता है तो हमको लगता है और कितना नीचे जाएगा करके हम लोएस्ट लेवल पे उसको बेच के निकल जाते हैं परेशान होके, बाद में अगेन अप मूव स्टार्ट। तो ये दो क्वेश्चंस का आंसर हमको जानना और मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग जब भी कोई शेयर खरीदते हैं तो इसी आशा में खरीदते हैं कि आगे जाके वो शेयर का भाव बढ़ेगा। तो शेयर का भाव क्यों बढ़ने वाला है, ऐसा क्या सिचुएशन चेंज होने वाला है ग्लोबली, इकोनॉमिकली, कंट्री में, और जो कंपनी हमने सिलेक्ट की है वो कंपनी के फंडामेंटल्स में, या वो कंपनी के रेवेन्यू में, या वो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में ऐसे क्या चेंजेस होने वाले हैं कि जिसके वजह से शेयर का भाव नियर फ्यूचर में आगे जाएगा, ये जानना हमको ज़रूरी है। और अगर हमको ऐसा लगता है कि शेयर का भाव नीचे जा सकता है तो क्या रीज़न्स है कि शेयर का भाव आगे जाके नीचे जाएगा, ताकि हम आज बेचें और आगे जाने के बाद शेयर का भाव नीचे जाएगा, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो वापस उसको कवर करें। तो ये जो 4 क्वेश्चंस है, ये 4 क्वेश्चंस का आंसर मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और ये क्वेश्चंस के आंसर कैसे मालूम करना है दोस्तों, अपनी आँख और कान खुले रखने हैं, मतलब अपने आजू बाजू में, फिनेंशियल मार्केट में, इंटरनेशनल सिचुएशन, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़, लोकल अनसर्टेनिटीज़, पॉलिटिकल सिचुएशन, करेंसी रेट्स या ऑयल के रेट्स, इसमें क्या मूवमेंट हो रहा है, इस पे अगर हम ध्यान देंगे तो सेक्टर के हिसाब से मालूम पड़ता है कि अभी आगे आने वाला पीरियड कौन से सेक्टर के लिए अच्छा होगा, कौन से सेक्टर के लिए बुरा होगा, और कौन से सेक्टर के लिए न्यूट्रल होगा। और फिर वो सेक्टर में दोस्तों हम लोग अपनी पसंदीदा कंपनीज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूँ जिसके वजह से ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा शेयर कभी बाय करना है और कौन सा शेयर कभी बेचना है। दोस्तों कुछ साल पहले तक ऐसा एक अपना सिस्टम चलता था कि फूड ग्रेन्स का जो खरीदी होता था, भले गेहूँ हो भले चावल हो, वो साल में हर फैमिली एक बार ही पूरे साल का ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदी करके रखता था। क्यों करता था? समझो चावल खरीदी करना है तो नॉर्मली मानसून के बाद चावल का हार्वेस्टिंग होता है, तो मानसून के बाद जब ये हार्वेस्टिंग होता है, जब ये सप्लाई अबेंडेंट रहता है, तभी चावल के भाव नीचे आते हैं। तो फैमिलीज़ क्या करती थी, पूरे फैमिली को साल भर के लिए जितना चावल लगेगा उतना एक ही टाइम वो परचेस करके घर में स्टोर करके रखते थे, ताकि जब भी बाद में रेट बढ़ेगा, समर्स में रेट जब भी बढ़ेगा तभी वो बढ़ा हुआ रेट में वो हमको खरीदी ना करना पड़े। इसीलिए टू टेक द एडवांटेज ऑफ द रेट, जब भी हार्वेस्टिंग का टाइम है उसी टाइम फैमिलीज़ पूरे साल भर का अनाज खरीद के रखते थे, और यही एप्लीकेबल है फॉर गेहूँ ऑल्सो। दोस्तों शेयर मार्केट में भी ऐसा ही करना है, जब भी शेयर का भाव नीचे है तभी उसको खरीदी करना है। जैसे हम लोग फूड ग्रेन खरीदी करके रखते हैं साल भर का, लेकिन फूड ग्रेन तो हम कंजम्पशन के लिए खरीदी करते हैं। शेयर खरीदी करना है जब भी स्केर्सिटी रहेगा, या जब भी शॉर्टेज रहेगा, या जब भी ज़्यादा लोग खरीदने के लिए आएंगे तभी भाव बढ़ेगा, तभी शेयर को कंज्यूम नहीं करना है फूड ग्रेन की तरह, तभी शेयर को बेचना है और अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो अभी ये स्टोरी का और अपने आज के वीडियो का क्या कनेक्शन है दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईओसी के बारे में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है दोस्तों, हमको मालूम है
बाहर के देशों से ऑयल इंपोर्ट करती है, अपने यहाँ पे उसको रिफ़ाइन करती है और पेट्रोल और डीजल अपने कंट्री में बेचती है। अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का भाव दोस्तों क्लोज टू 52 वीक लो है। उसके रीज़न्स क्या है वो पहले देखते हैं और बाद में आगे जाके ये शेयर का भाव क्यों बढ़ेगा, जो मेरा तीसरा क्वेश्चन था, इफ़ प्राइस वुड गो अप, अगर आगे जाके प्राइस बढ़ने वाला है तो वो क्यों बढ़ने वाला है, उसका दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का शेयर का भाव नीचे नीचे क्यों चला गया। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में दोस्तों क्रूड का प्राइस पिछले साल में 90 से $100 के आसपास था पर बैरल, लेकिन अपना जो इंडियन मार्केट है, आप सभी ने एक्सपीरियंस किया रहेगा पिछले 6-7 महीने से, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन हो, उनका जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ा नहीं है। सेलिंग प्राइस बढ़ा नहीं मतलब क्या दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का इनपुट कॉस्ट एक साइड पे बढ़ा है लेकिन सेलिंग कॉस्ट उतना ही रहा है। उसके वजह से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों घटते गया। हम ये चार्ट में देख सकते हैं कि जो दिसंबर 21 में 8,800 करोड़ का उनका प्रॉफिटेबिलिटी था फॉर क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 21, वो अभी घटते घटते पिछले क्वार्टर में मतलब सितंबर का जो क्वार्टर एंड हुआ उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जस्ट 781 करोड़ हुआ। दैट टू जो गवर्नमेंट ने उनको पिछले महीने ग्रांट दी टू ऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 22,000 करोड़ रुपए का, उसमें से कुछ शेयर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को भी मिला, तो वो मिला के 781 करोड़ का प्रॉफिट आया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट निगेटिव में है, इसीलिए दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो शेयर का भाव है उसमें हम 75 से 65 तक नीचे नीचे आते हुए डाउनटर्न हमने देखा। अभी आगे जाके ऐसा क्या बदलने वाला है दोस्तों, अभी हार्वेस्टिंग का टाइम है। हार्वेस्टिंग का टाइम मतलब दोस्तों इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस में नाउ द डिक्लाइन है स्टार्टेड। उसके 2-3 रीजंस हैं। एक रीज़न है चाइना में अभी भी कोविड का सिचुएशन एग्जिस्ट है, चाइना में अभी भी लॉकडाउन लग रहा है, तो चाइना का जो इम्पोर्ट है ऑयल का वो कंपैरेटिवली कम है। एंड एज वी ऑल नो चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल। भारत भी है लेकिन चाइना भी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर। तो लार्जेस्ट कंज्यूमर का डिमांड कम हुआ, सप्लाई उतना ही है, ये एक रीज़न है। और दूसरा मेन रीज़न दोस्तों ये है कि 6 महीने पहले तक हम लोग डेली टीवी पे रशिया यूक्रेन वॉर का न्यूज़ देखते थे, लेकिन अभी रशिया यूक्रेन वॉर भी धीरे धीरे करके ख़त्म होने को आया है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द वॉर। तो वो वॉर ख़त्म होने से दोस्तों ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ थोड़ी सी कम हो रही है। तो जो अनसर्टेनिटी जब भी कम होती है दोस्तों उसका जो इफ़ेक्ट है वो कमोडिटी प्राइसेस पे होता है। तो शॉर्ट टर्म में जो कमोडिटी प्राइसेस कोल हो, ऑयल हो, स्टील हो या बाकी के मेटल्स हो, तो ये जो सब कमोडिटीज़ थे उसमें जो टेम्पररी इंक्रीज़ आया था, दैट टेम्पररी इंक्रीज़ नाउ वुड स्टार्ट करेक्टिंग। हम लोग ये एक्सेल फाइल में दोस्तों देख सकते हैं कि दिसंबर 21 में $78 पर बैरल का एवरेज रेट था फॉर दैट पर्टिकुलर क्वार्टर। पिछले 3 क्वार्टर में क्या हुआ, ऑयल का जो रेट है दोस्तों वो बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ बढ़ते बढ़ते मार्च 22 में $94.5 पर बैरल हुआ, जो जून 22 में 108.7 हुआ, एंड देन फ्रॉम जून 22 ऑनवर्ड्स नाउ द डिक्लाइन हैज स्टार्टेड। सितंबर 22 में $93.2 पर बैरल क्रूड ऑयल का प्राइस था। लेकिन दोस्तों अभी अगर हम लोग आज का क्रूड ऑयल प्राइस देखेंगे तो इट इज़ जस्ट $79 पर बैरल। और जो टीवी पे कमोडिटीज़ की जो बात करते हैं बिजनेस चैनल पे, वहाँ पे ऑयल को सेल करने की उन्होंने कॉल दी है। ऑयल को सेल करने की मतलब ऑयल को शॉर्ट करना है। ऑयल को शॉर्ट करना है मतलब एक्सपर्ट्स आर एक्सपेक्टिंग दैट इन नियर फ्यूचर ऑयल की कीमतें नीचे जाने वाली है। तो अगर मेरे हिसाब से दोस्तों अगर यही रेंज पे दिसंबर एंड तक अगर ऑयल की कीमतें रही, दैट मीन्स बिटवीन 75 to 85, तो ये क्वार्टर का जो एवरेज है वो क्वार्टर का एवरेज वुड बी क्लोज टू $80 पर बैरल। $80 पर बैरल मतलब दोस्तों जो दिसंबर 21 का लेवल था वो लेवल से खाली $2 ऊपर है। तो अकॉर्डिंग टू मी नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्यूमुलेट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन शेयर। अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मुझे ज़्यादा पसंद है इसीलिए मैं IOC का नाम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपके वॉच लिस्ट पे और कोई शेयर हो जैसा HPCL है या BPCL है तो वो शेयर में भी आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक्यूमुलेट करना है
एक ही लेवल पे बाय नहीं करना है। अगर हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करेंगे तो फ्रॉम 65 टू 75 इज़ द बाइंग रेंज। और मेरा ऐसा एनालिसिस है दोस्तों कि मार्च 23 तक ये शेयर में हमको अच्छा अप्रिसिएशन देखने के लिए मिलेगा। क्यों देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि जो क्रूड का एवरेज प्राइस होगा दोस्तों ये क्वार्टर का, वो सितंबर क्वार्टर का जो एवरेज रेट था उससे 11% डाउन है। जून का जो क्वार्टर था उससे 24% डाउन है और जो मार्च का क्वार्टर था उससे 13% डाउन है। इफ़ यू टॉक अबाउट जून एंड सितंबर तो दोस्तों ऑलमोस्ट क्लोज टू 15% से क्रूड का प्राइस नीचे आया है। ये 15% से क्रूड का प्राइस नीचे आया है मतलब दोस्तों जो इनपुट कॉस्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, उसमें 8 से 12% का रिडक्शन हमको जब भी दिसंबर के नंबर्स आएंगे उसमें देखने के लिए मिलेंगे। जब भी क्रूड का प्राइस बढ़ा तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का इनपुट कॉस्ट बढ़ा, सेलिंग कॉस्ट के ऊपर फ्रीज था तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ। अभी सेलिंग कॉस्ट इधर ही है लेकिन इनपुट कॉस्ट उनका कम होने वाला है एंड दैट इज़ गोइंग टू ऐड टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है दोस्तों कि दिसंबर 22 का जो क्वार्टर है उसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ना दिखे क्योंकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास कुछ स्टॉक भी रहेगा एक 2-3 महीने का विच वुड बी एट अ हायर रेट। तो हो सकता है कि उसमें दिसंबर 22 के नंबर्स में ज़्यादा प्रॉफिट ना दिखे, लेकिन मार्च 23 के नंबर्स में दोस्तों आई एम 100% श्योर कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वुड कम बैक टू इट्स ओल्ड ग्लोरी। जो उनका पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रॉफिट का एंड ऑल्सो पेइंग द डिविडेंड, कंपनी वुड अगेन स्टार्ट जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें लेकिन दोस्तों खाली 2 कंसर्न है। एक है इंटरेस्ट कॉस्ट, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ, उनका कैश जनरेशन कम हुआ, इसीलिए उनका डेट थोड़ा बढ़ा है। वर्किंग कैपिटल डेट भी बढ़ा है और लॉन्ग टर्म डेट भी बढ़ा है, इसीलिए उनका क्वार्टर का 1500 करोड़ का इंटरेस्ट का बर्डन है। वो अगर इंटरेस्ट बर्डन समझो उसमें इंक्रीज़ हुआ तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा अफेक्ट हो सकता है। और जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट ऑल्सो दोस्तों फ्रॉम 70 नाउ इट इज़ क्लोज टू 80-81। तो अगर एक्सचेंज रेट रुपी टू डॉलर 80-81 के आसपास ही रहा तो जो मैं कह रहा हूँ मार्च 23 में कंपनी वुड कम बैक इन अ सब्सटेंशियल प्रॉफिट, दैट स्टैंड्स करेक्ट। लेकिन अगर फॉरेन करेंसी में रुपया अगर फर्दर डेप्रिसिएट होता है तो प्रॉफिट में थोड़ा डेंट आएगा। लेकिन ऑल एंड ऑल इफ़ आई हैव टू समराइज देन मार्च 23 तक दोस्तों आईओसी के शेयर में आई सी अ सब्सटेंशियल अप मूव। धीरे धीरे करके बाय करना है। हो सकता है दिसंबर तक प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट ना दिखे, लेकिन दिसंबर के बाद दोस्तों डेफिनेटली प्राइस में मूवमेंट दिखना चालू हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्टॉक में। तो जिनका भी होल्डिंग कैपेसिटी है 6 महीने के लिए, दोज पीपल कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग नाउ टिल दिसंबर एंड। बाइंग रेंज इज़ फ्रॉम 65 टू 75 एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस वुड कम बैक टू 85 टू 95 लेवल्स। तो दोस्तों जो अपने इनिशियल जो हमने क्वेश्चंस देखे, इफ़ प्राइस हैज़ डिक्रीज वाई इट हैज़ डिक्रीज, मतलब अगर प्राइस नीचे गया है तो क्यों नीचे गया है, तो उसका रीज़न था फॉर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा था, सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ रहा था, उसके वजह से दोस्तों उनका प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके शेयर का भाव बढ़ेगा। तो वो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इनपुट कॉस्ट कम होगा, सेलिंग प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। और एक दोस्तों पॉसिबिलिटी ऐसा भी है कि जो सेलिंग प्राइस है वो भी बढ़ेगा आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश, दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, नाउ IOC is not dependent only on Gulf countries. IOC is also importing now oil from Brazil and Colombia. On top of that दोस्तों, IOC has entered into a long term contract with also Russia. दोस्तों अभी तक हम लोग जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते थे वो अपना जो टोटल ऑयल इंपोर्ट था उसका खाली 1.5% था। अभी नाउ दैट हैज़ गॉन अप टू 3%। दैट मीन्स ऑलमोस्ट डबल हुआ है आवर इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया। एंड जो हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते हैं दैट वी आर गेटिंग एट अ डिस्काउंटेड रेट। तो डिस्काउंटेड रेट मतलब अगेन IOC, HPCL, BPCL के लिए उनका इनपुट कॉस्ट कम होने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अप टू 2046 मतलब 20-25 ईयर्स डाउन द लाइन IOC इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ इन ग्रीन हाइड्रोजन। और जैसे मैंने मेरे एक मॉर्गन स्टैनले के एनालिसिस के रिपोर्ट में बोला था, आगे जाके दोस्तों ऑयल के ऊपर अपना डिपेंडेंस जो है कंट्री का वो कम होने वाला है।
ग्रीन एनर्जी के ऊपर अपना डिपेंडेंस बढ़ने वाला है और ग्रीन एनर्जी में भी सोलार एंड हाइड्रोजन। तो अमंग ऑल द अदर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दोस्तों, आईओसी का फोकस हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, हाइड्रोजन R&D के ऊपर सबसे ज़्यादा है। उसका बेनिफिट उनको डेफिनेटली होने वाला है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 2040 तक हमको शेयर होल्ड करना है, बट दिस एक्ट्स एज अ प्लस पॉइंट फॉर बिल्डिंग अप द स्टॉक प्राइस इन द कमिंग डेज। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करने के पहले हो सकता है दिसंबर 22 तक यही प्राइस रेंज में आईओसी का शेयर ट्रेड कर सकता है, लेकिन दिसंबर ऑनवर्ड्स दोस्तों मार्च 23 का जब रिजल्ट आएगा तभी आई एम 100% श्योर के आईओसी के शेयर में वन वुड सी अ सब्सटेंशियल अप मूव। तो अगर ये अप मूव में आपको भी पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन टेक योर कॉल based on your risk appetite and based on your holding capacity, and you can also buy this share along with me। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ऑन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। शेयर का भाव नीचे क्यों आया और अभी आगे जाके शेयर का भाव क्यों बढ़ेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।